नमस्कार। ज्ञान विचरण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की कृतिका। इसका अध्याय नंबर है आज 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी और इसके लेखक हैं जिसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे उनका जो नाटक है। ये जो आपके लेखक हैं जगदीश प्रसाद माथुर, ये हास्य या व्यंग्य नाटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो आपका भी दो नाटक के रूप में दर्शाया गया है वो भी एक व्यंग्य नाटक है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखें तो जन्म होता है 1917 ईस्वी के अंदर और होता कहाँ है, स्थान का नाम उत्तर प्रदेश में। और इनके एकांकी हम नाटक देखें तो काफ़ी हैं, जैसे मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, खंडर, भोंसले। और इसके अलावा मुख्य और भी कई नाटक है, जैसे कोरनाथ, साथिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, ये सारे इनके नाटक हैं। और एक पुरस्कारों की हम बात करें तो पुरस्कारों में इनको विद्या भारती की उपाधि भी मिली हुई है और एक कालिदास अवार्ड भी मिला हुआ है और बिहार का जो राज्यसभा सर्व सम्मान होता है वो भी इनको प्राप्त हुआ है। और इनका हम निधन देखें तो निधन होता है 1978 ईस्वी के अंदर। तो ये था हमारे जगदीश चंद्र माथुर का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इन्हीं का ही नाटक पढ़ते हैं हम, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इसमें इस प्रकार एक लड़की का जो विवाह संबंध में जो बेस्तोच या खरीद फरोख्त का कार्यक्रम होता है उसके बारे में बताया गया है और किस प्रकार उसकी जो गुणवत्ता है या उसकी जो शिक्षा है उसको पाया जाता है। लेकिन बाद में लड़की द्वारा ये सारी बातें यहाँ बता जाती है, बोल खुल जाती है, तो किस प्रकार सच्चाई सामने आती है ये इसमें दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं। तो कहते हैं किस प्रकार का रंग मंच बना हुआ है वो पहले बात बताई है। तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, मतलब बिल्कुल सामान्य तरीके से एक सजा हुआ कमरा है। और अंदर से दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक व्यक्ति की पीठ मुझे मतलब दिखाई दे रही है, वो अधेड़ मतलब लगभग 50 की उम्र के नजर आते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा, मतलब कमरे के अंदर तख्त जाएंगे लकड़ी के पट्टों से बना हुआ होता है, एक चारपाई के अनुसार उसको बोलते हैं। तो उसको लगाने के लिए एक पीछे से एक माशी ने पकड़ रखा है और आगे से एक नौकर ने, और वो अपने कमरे के अंदर उसको रख रहे। बाबू अब धीरे धीरे चलें, अब तक को इधर मोड़ दें, इधर बस इधर ये जो पकड़ रखे हैं तख्ते वो बता रहे हैं किस प्रकार रखना है, तो उधर मोड़ने वगैरह की बातें कर रहे हैं। नौकर बिछा दूं साहब। अब नौकर तख्त लगाने के बाद जो उनके मालिक है उससे पूछता है कि साहब बिछा दूं। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा ने यहाँ अक्ल बढ़ रही तो तू देर से पहुंचा था क्या बिछा दूं साहब, ये पसीना किस लिए बहाया है। वो उसको डांटते हुए कह रहे हैं कि इसीलिए तो यहाँ अक्ल लगाया ताकि उसको बिछा दी जाए, अकल बिल्कुल है नहीं तेरे में, अकल बढ़ रही तू कहाँ था। नौकर तक बिछाते ही मतलब वो हंसता है। बाबू हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कष्ट की है, कष्टों के नाश्ता था, लाटों की तरह तख्त क्या चीज है, इससे सीधे क्या हो। हाँ बस सुना, ये अपनी जवानी की बात बता रहा है कि ये क्या है, हमने तो काफी कार्य किया था, मतलब नहाते समय जो आप लोटों से नहाते हो वो हमने कष्टों से मतलब घड़े से नहाया था। ये तख्त क्या चीज है, इसका मैं आराम से लगा सकता हूँ। आगे सुन, बहू से दरी मांग ला, मतलब वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि अंदर जा और बहू से दरी मांग कर ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से लाई हुई भूली हुई थी वो चादर लाना और साथ में दरी। नौकर जाता है और बाबू साहब इसी बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। मेज पोस्ट मेज पर लगा हुआ कवर उसको बोलते हैं, तो उसको ठीक करते हैं। एक झाड़न के गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सी पर 2-4 हाथ लगाते हैं और झाड़न मतलब तो कपड़ा बंधा होता है जिससे मिट्टी वगैरह झाड़ी जाती है, तो उस झाड़ से जो गुलदस्ता रखा हुआ था उससे मिट्टी साफ कर रहे हैं। सासा घर की मालकिन प्रेमा आती है, ये इनकी पत्नी है प्रेमा। तो प्रेमा आती है और ये उसका कदकाठी बताया गया है, बूंदी रंग मतलब गहरा रंग है, छोटा कद है और ये आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत ही व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, भीगी बिल्ली में डरा हुआ, तो डरा उसके पीछे पीछे नौकर आ रहा है और वो खाली हाथ बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। जो इसके व्यक्ति है उसका नाम है राम स्वरूप, तो राम स्वरूप को वो देखते हैं, कौन, प्रेमा उसका नौकर। प्रेमा
मैं कहती हूँ तुम इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे जल्दी में वो जो नौकर थे उसने गलती से वहां जाकर उसकी धोती मांग ली, इसलिए प्रेमा उसको समझाने के लिए मतलब अपने पति को कहने के लिए आ रही है कि अचानक आपको नई धोती की क्या आवश्यकता पड़ गई। वैसे ही मैं तो काफी जल्दी में हूँ। तो राम स्वरूप बोलता है धोती। प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने वो जाने किस लिए और मांग ली। तो राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। तो प्रेमा बोला यही तो कह रहा था रतन। रतन नौकर का नाम है कि नौकर ने आकर ये तो मुझे कहा था कि धोती चाहिए। राम स्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, मतलब कान बंद हो गए हैं क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से सदर आई है वो मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। और नौकर को डांट रहा है कि मैंने क्या मंगवाया था और तू क्या जाकर कह रहा है। प्रेमा अच्छा जा पूजा वाली कोट लकड़ी के बक्से से ऊपर धुली कपड़े पड़े हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। वो चादर कहाँ रखी है वो नौकर को बता रही है, नौकर वहां से चादर ला रहा है। रतन और दरी, और दरी भी चाहिए थी, तो दरी के बारे में और पूछ रहा है। तो प्रेमा कहती है दरी यही तो रखी है कोने में, वो पड़ी मतलब दरी उनके पास में रखी। अब राम स्वरूप है जो उनका मालिक है घर का, उसका नाम है। तो राम स्वरूप दरी उठाते हुए अपनी बीबी के कमरे में से हारमोनियम उठा लाओ, सितार भी जल्दी ला। जो पास ही कमरे में हारमोनियम और सितार पड़े वाद्य यंत्र है, कह रहे हैं कि वो भी आप उठाकर जल्दी इधर ला। रतन आता है पत्ते पत्ते तक पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन ये तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है, मतलब वो गुस्से में बैठी है। राम स्वरूप मुंह फुलाई, और तुमने उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, मर्ज मतलब बीमारी, ये मुंह फुलाई क्यों पड़ी, तुम माँ हो तो उसको समझाती क्यों नहीं। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना, मतलब ये लड़की के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तो राम स्वरूप अपनी बेटी के बारे में उसकी पत्नी को बताते हुए कह रहा है कि जैसे तैसे मनाकर मैं इनको यहाँ बुलाया, अगर किसी कारणवश ये रिश्ता नहीं हुआ या यहाँ से चले गए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा मैं भी क्या करूं, सारे जतन मतलब प्रयत्न कोशिश कर ली, हार गई हूँ। तुम्हें इन्हें पढ़ा लिखा कर इतना सर पर चढ़ा रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं, अपना जमाना अच्छा था। जो उसकी पत्नी है प्रेमा, वो अपने पति मतलब राम स्वरूप को समझाते हुए कह रही है कि तुमने जो इस बेटी को काफी पढ़ा लिखा कर रखा है, तो ये पढ़ाई लिखाई मेरे तो समझ की बात नहीं है। मुझे तो एक जंजाल मतलब झंझट सा प्रतीत होता है। मेरा जमाना इससे ही अच्छा था, मतलब उसके जमाने में पढ़ाई लिखाई नहीं थी। आई पढ़ ली और गिनती सीख ली बहुत हुआ। और स्त्री सुबोधन ये पुस्तक का नाम है, पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधन में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के लक्षण भी अनोखे हैं, मतलब कह रही हमने कुछ ऐसा पढ़ लिया या ऐसा साधारण से पढ़ ले जिसे पुस्तक को पढ़ सके, उस पुस्तक में बहुत ही अच्छी बातें दे रखी थी, तो एमए बीए पढ़े ही वो नहीं जान पाते। और आज के जो जमाना है उनके लक्षण लक्षण दे रखे, उसका नाम लक्षण काफी अनोखे होते हैं। तो राम स्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना, अबे प्रेमा क्यों, राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ उसने एक बार चलाकर जब चाहे वो रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चला दो रुकने का नाम नहीं लेता। मतलब उसकी पत्नी ये बार बार इस प्रकार की बातें कर रही है, इसलिए व्यक्ति के रूप में उसको ये कह रहे हैं कि दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, एक तो आदमी का बनाया हुआ जिसका रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, जब इच्छा उसको बंद कर सकता है। लेकिन एक ईश्वर की देन होती है जो एक बार अगर उसको चालू कर दिया तो लगातार चालू ही रहता है। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझ रही, मतलब मजाक, ये तो होता ही नहीं है। उसे अपनी उम्मा की राय पर लाते देर कितनी है इन्हें लोगों के आने पर। ये उम्मा कौन है, उम्मा इन्हीं की बेटी का नाम है जिनके लिए रिश्ता आ रहा है। राम स्वरूप तो क्या हुआ प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था ना जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़कियां कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है, मतलब तैयार होना। इसी माने मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उन्हें इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी से लड़की से। जो पिता है
उसने अपनी पत्नी को पहले एक बात बता दी थी कि जब वो आ जाए तो उसको मतलब तैयार करके पाउडर वगैरह लगा कर सामने लाना। तो उसकी पत्नी अपने पति को वापस बता रही, मतलब प्रेमा स्वरूप को कह रही है कि मैंने उसको काफी समझाया भी और सामने पाउडर वगैरह भी रखा है, लेकिन पता नहीं इन चीजों से हमको क्या नफरत है, तो वो इन चीजों को ने देखकर मुंह ढककर सो गई है। पता नहीं तुम्हारी लड़की का क्या होगा। राम स्वरूप क्या कहते हैं, जे जाने कैसा उसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियां के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब आज की लड़कियां तो इस चीज में हाथ होकर पीछे पड़ी है, तभी ये इस प्रकार का कारोबार आराम से चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि केवल आप मैट्रिक्स पास करा दो, लड़की हाथ में रहती, पर इतनी प्रेशर न उठानी पड़ती, पर तुम तो आके रोक देती है। मतलब मैंने कहा था थोड़ा ही पढ़ा लिखा लो ताकि लड़की हाथ में रह जाए, लेकिन आपने इसको खूब पढ़ाया लिखाया, अबे तुम्हें जानो। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकता हुआ, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ये बता दिया था कि आप इन लोगों के सामने जिक्र ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी सब कुछ उगल देती और आने तक न जाने क्या हाले करेगी। तो वो जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके लड़के के बारे में सच्चाई उनको बताई नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी बहू हो, और मतलब ये जो इनकी बेटी है काफी पढ़ी हुई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये बात हमें उनसे बतानी नहीं है, मतलब छुपानी है। तो प्रेमा क्या कहती है, अच्छा बाबा मैंने बोलूंगी, एक जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। मतलब मुझे पता नहीं क्या करना है, कैसा बोलना है, मुझे जो कार्य करना है उसके बारे में बता दीजिए, मैं मेरा काम कर लूंगी। तो उसका पति मतलब राम स्वरूप क्या कहता है, तो उम्मा को जैसे हो तैयार करो ना, सही पाउडर वैसा पूरी कौन पूरी है पान लेकर भेज देना, और उसे नाश्ता को तैयार है ना। मतलब उसकी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं उम्मा के बारे में कि उसको अच्छी प्रकार तैयार करके पान देकर भेज देना, और फिर पूछ रहा है नाश्ता वगैरह तैयार है ना। रतन का आना, रतन आ गया। रतन कौन है, नौकर। इधर ला, इधर ला, बाजा नीचे दे दे, चादर छोड़ दे, कपड़े मतलब कमरे को तैयार कर रहे हैं। और उनको संगीत वाली जो चाहिए तो वो हारमोनियम है, जो संगीत वाली यंत्र वो कमरे के अंदर ही रख रहे हैं, तो वो लाकर नौकर रख रहा है। कहाँ रखना है ये बातें वो बताते हैं। अबे वो चादर बिछाते हैं, और फिर प्रेमा है वो नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना ली है, बंद रख दी है, चाय तैयार है, और टोस्ट भी मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। मतलब टोस्ट तो तैयार है लेकिन मक्खन नहीं आया है। तो राम स्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें तो किसी वक्त याद आई है, जानती हो मक्खन वाली दुकान बहुत दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई काम सोचता ही नहीं है। अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहा है कि ये बात पहले बोलनी चाहिए कि घर में मक्खन नहीं है, अब मक्खन की दुकान बहुत ही दूर है। रतन मक्खन लाए कि यहाँ से काम करे, दफ्तर में चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे जो मारे। अब वो कह रहे हैं कि मक्खन लाने के लिए जाएगा कौन, जो हमारा नौकर है रतन वो बेचते तो और काम कौन करेगा। और एक चपरासी से एक ही मतलब अपने दफ्तर मतलब ऑफिस ने चपरासी को बुलाया था, उसके भी काफी नखरे थे। आगे प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा देखेगा, कमरा तो ठीक ठाक ही है, बाजार तरह भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आधी चीज खुद लेकर अपनी इतनी में देरी मक्खन तो रतन है वो मक्खन लेकर आ जाएगा, दो तो आदमी है। पत्नी कह रही कि कोई नहीं, पूरा तैयारी तो तैयार है, नाश्ता वगैरह तैयार है, कमरा सजा हुआ है, तो नौकर को भेज दी ताकि वो मक्खन लेकर आ जाएगा। आने वाले मात्र 2-3 आदमी तो हैं। राम स्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा के कहने कह देना कि जरा करीन से आए, मतलब सलीके से आए, लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है उनके दयानी खुशी ख्यालों पर। जो बड़े ख्याल रखते हैं उनको कह रहे हैं कि उनके गुस्सा तो बहुत आता है, खूब पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़के चाहते हैं ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मतलब जो इनको लगता देखने के लिए यार उनके बारे में ये बातें बता रहा है कि काफी पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, लेकिन लोग ऐसे चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी हो। तो प्रेमा पूछती है वो लड़का, राम स्वरूप बताया तो था ना, बहुत तुम्हें बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससीसी के बाद लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं
मजबूरी के मतलब है अपना, वरना लड़कों को उनके बाप की कोरी कोरी सुनाता ही कौन है। मतलब वो कह रहे हैं मजबूरी है हमें बेटी विवाह करना उनके साथ, वरना इनकी जो बातें हैं या ऐसे आप गप्पे मान सकते हो फालतू बातें कौन है सुनता है। रतन तो अभी तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, वो देख रहा है कोई बात में आ तो नहीं रहा है। तो रतन ने अंदर आता है, बाबूजी बाबूजी पुकारता है। बोरे क्या कहता है, राम स्वरूप पूछता है क्या है। रतन कोई आते हैं। अब जो मेहमान आने वाले थे वो आ गए। तो राम स्वरूप उनका स्वागत करते हुए, देखो कैसे इनका मतलब इस प्रकार स्वागत करते हैं जैसे कोई उनके उसने सजा मिल रही हो या उसने कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया हो, तो झुककर बार बार रिक्वेस्ट करके इस प्रकार का स्वागत करते हैं। दरवाजे के बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, एक अरे प्रेमा वही आगे नौकर नजर पड़ी। अरे तू ही तो खड़ा है बेवकूफ, यानी मक्खन दाने सब चौपट कर दिया, इधर नहीं अंदर के दरवाजे में जा। मतलब अब सारे जल्दबाजी में हड़बड़ाहट हो गई है। नौकर को रतन मतलब रतन है नौकर, उसको मक्खन लाने के लिए भेज रहे हैं और प्रेमा को कह रहे तू यहाँ गप्पे लड़ा रही, वो तो आगे है, तो तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना थोड़ा सा सज धज कर आ जाए, मतलब तैयार हो जाए। तो प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी जूती जमीन पर रखे बाजे से अटके जाती है, जो कमरे के अंदर बाजा रखा है उसमें अटके जाती है। प्रेमा वो ये बाजा नीचे रख दिया, कमक ने वो डालती है कि कहाँ इसके बाजे को बीच में रखा है। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठा कर रखते हैं और किवाड़ पर दस्तक मतलब दरवाजे पर ठोके हुई है। तो राम स्वरूप है आइए 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 मतलब उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबू गोपाल प्रसाद उनके लड़के शंकर का आना, आंखों के लोग झुकरे टपकती है और आवाज मालूम होता है काफी अनुभवी और गृहस्थी माशे तो अब आए हैं। इसके व्यक्ति का नाम है गोपाल प्रसाद और उनके लड़के का नाम है शंकर। और कहते हैं कि आवाज से काफी चतुराई टपक रही है, मतलब काफी चतुर व्यक्ति है वो। वाले आवाज पतली है, उसकी विशेषता बता रहे किस प्रकार की आवाज है। तो जो शंकर आया है उसकी आवाज कैसी है, बारीक मतलब पतली है और कमर है वो झुकी हुई है। तो राम स्वरूप क्या कहता है, हम दोनों हाथ मलते हुए इधर तरिश लाइए। अब राम स्वरूप उनका स्वागत कर रहे हैं और बैठने के लिए बोल रहे हैं कि आप इधर बैठिए। आगे बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर जाती है। बेत मतलब उनकी छड़ी जो लाए हुए वो नीचे गिर जाती है। तो राम स्वरूप ये बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हुए बैठते हैं और पूछते हैं कि आपको मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब यहाँ आने में कोई समस्या तो नहीं हुई। तो राम स्वरूप कहता है ये तो अपनी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो राम स्वरूप कहता है कि आप यहाँ तक आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आने के लिए मैंने आपको जो तकलीफ दी है उसके लिए माफी चाहते हैं। तो गोपाल प्रसाद क्या कहता है, अरे नहीं साहब, जैसा काम मेरा वैसा ही आपका काम। आपकी मतलब हमें भी लड़के की शादी करनी है, आपको लड़की की शादी करनी है, तो इसमें परेशानी क्या है। राम स्वरूप पे हंसते हैं, ये लीजिए आप मुझे कांटों में घसीटने क्यों लगे हैं, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब का मतलब होता है सामने देखकर। और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अबे शंकर बाबू मतलब तो लड़का है उमा को देखने के लिए, उसको बोल रहे हैं। तो शंकर बाबू मतलब कितने दिन की छुट्टियों के लिए आए हो। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकडे में चला आया हूँ, मतलब कॉलेज तो लग रहा है ऐसे ही शंकर बच्चे को छुट्टी थी उसके अंदर आया हूँ। राम स्वरूप अपने कोर्स खत्म होने पर हम साल भर रहा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आपका जो कोर्स रहा उस खत्म होने में साल भर ही रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप साल 2 साल, हाँ हाँ आगे एक आध साल का मार्जिन रखना पड़ता है, मतलब एक आध साल ज्यादा ही बताते हैं। तो गोपाल प्रसाद ये बातें यही है साहब, ये शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं। इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। ये हमारा जमाना था, स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा देते थे मगर फिर भी खाना खाते बैठते वैसी वैसी भूखे रहती है। गोपाल प्रसाद अपने जमाने की बात बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो तत्काल मतलब हाथों हाथ बीमार पड़ जाते हैं, और हमारा जमाना था तो हम कितना भी खा लें तो भी वैसे के वैसे मतलब तंदुरुस्त रहते थे। तो ये अपने जमाने की बातें चर्चा कर रहे हैं। शंकर और राम स्वरूप पे खिसे रिपोर्टते हैं। तो राम स्वरूप जी हाँ हाँ उस जमाने की बात ही कुछ और है। तो बेटी का जो पिता है राम स्वरूप वो कह रहा है हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी।
तो गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का क्या हाल है? एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि इस जमाने की मैट्रिक व अंग्रेजी लिखना था कराटे की, आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब अपने जमाने की पढ़ाई का जिक्र कर रहे हैं कि उस समय मैट्रिक मतलब 10वीं पास जिसने कर ली वो आज एमए के बराबर था और कराटे से इंग्लिश वगैरह बोलता था। राम स्वरूप जी जी हाँ जी, यही तो सही है। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, इस जमाने की जब याद आती है तो अपने तो जब से करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जब हमारे जमाने की बातें याद करते हैं तो उनको सोच विचार करने पर मुश्किल हो जाती है। राम स्वरूप, हाँ हाँ जी हाँ, ये तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ मतलब बातें अपने जमाने की बता रहे हैं। राम स्वरूप उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है। शंकर भी यही करता है, मतलब वो भी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, मतलब पुरानी बातें की छोड़ दें और बिजनेस की बातें कर ले। तो राम स्वरूप चौंक जाता है, बिजनेस बीज समझकर, ओ अच्छा अच्छा जी, जरा नाश्ता तो कर लीजिए। मतलब जो बात करने के लिए आए हैं देश की मतलब लेन देन की, लड़की के रिश्ते की, उसको बिजनेस कह रहे हैं। तो जो लड़की के पिता है राम स्वरूप, वो कह रहे हैं पहले नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकलीफ करते हो? राम है, तकलीफ किस बात की? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ तस्वीर मतलब आए हों, वरना किसी काबिल में नहीं हूँ। माफ कीजिए, जरा अभी हाजिर हुआ और अंदर जाता है। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला लगता है, मतलब पिता और पुत्र दोनों आपस में बातें कर रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो किसके बारे में? राम स्वरूप के बारे में। और क्या कहते हैं? तो आदमी तो भला मालूम होता है, मकान मकान ऐसे भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। मतलब मकान देख लिया ठीक लग रहा है, आदमी भी अच्छा लग रहा है, अब हमें किसको देखना है? लड़की को देखना है, लड़की कैसी है। शंकर जी, शंकर वापिस उसमें जी कहता है। कुछ पुकार जो देखता है और गोपाल प्रसाद, तुम क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने के लिए आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं। शंकर बकबोल है, मतलब वो झुककर बैठता है। शंकर को पिता उसको डांटते हुए कह रहे हैं कि सीधी कमर करके बैठो, यहाँ शादी करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हारे दोस्त तुम्हें बैकबोन कहते हैं। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय के ट्रे लिए मेज पर रखे देते हैं और वो चाय लेने के लिए अंदर गए तो चाय लेते हुए वापिस कमरे में प्रवेश करते हैं। और एक गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? राहुल चाय के प्याले में चाय डालते हुए और कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? उसने पूछ रहे हैं आपको कैसी चाय पीनी है? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नमक नाम के लिए डाले जाए तो जायका ही क्या रहता है। मतलब आजकल की जो चाय उनको पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल कम मीठी, तो कह रहे हैं कि ज्यादा चीनी डालनी चाहिए। तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, कहते हैं आप सही कह रहे हो, प्याला पकड़ा था, मतलब उनकी हाँ में हाँ वो मिलाए जा रहा है। शंकर है, वो सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी देने वालों को टैक्स लगाएगी। शंकर ये बीच में बोल रहा है कि इस प्रकार के जो चीनी वगैरह ज्यादा ले रहे हैं उनको टैक्स लगाएंगे, मतलब बेगी के रूप में कह रहे हैं। तो राम स्वरूप, वे क्या? गोपाल प्रसाद, बेवकूफी पर टैक्स। दोनों हंसते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब देने वालों को चूम भी नहीं करेंगे। सब शर्त ये है कि हर एक औरत के साथ छिड़ जाएगा। ये अपनी खूबसूरती स्टैंडर्ड माफिया ऊपर, मतलब ये जो जमाने के वो बातें कर रहे हैं और दोनों जोर से हंसते हैं। फिर जो राम गोपाल है वो समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं, मतलब उसी बातों में लगे हुए हैं। तो फिर राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब, मुखातिब मतलब सामने देखकर क्या कहते हैं शंकर से, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? शंकर पूछता है। तो राम स्वरूप, ये कि शादी तय करके खूबसूरती का ऐसा कितना होना चाहिए, मतलब आप लड़की देखने के लिए आए हो तो लड़की में आपको खूबसूरती का कितना हिस्सा चाहिए, मतलब हो या ना हो या कैसी हो, ये आपकी क्या राह है। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, एक बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खुश होना निहायत जरूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसी भी बात है, ये आप मानने नहीं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, उसकी लड़की तो ठीक ही है। मतलब राम उसके पिता बीच में बात को टोकते हुए कह रहे हैं कि लड़की का अच्छी होना ही जरूरी है, चाहे वो सच दच कर तैयार हो या नॉर्मली
राम स्वरूप जी हाँ, वे तो अभी आप भी देखे लीजिए, मतलब अभी लड़की आ रही है, आप देखे लीजिए। गोपाल प्रसाद देखना क्या, हम आप इसी बातचीत हो चुकी है, अब तो ये रस्म ही समझिए, मतलब लड़की वो वापस कह रहे कि देखना क्या है, हमारी बातचीत तो हो चुकी है, तो अंतिम रस्म ही देखे लीजिए। राम स्वरूप बहन, ये तो आपको मेरे ऊपर भारी एहसान होगा, मतलब राम स्वरूप बार बार लड़की के पिता होने के कारण दगल के रूप में देख रहे हैं, या दब्बू के रूप में रह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप जो रिश्ता कर रहे हो ये मुझ पर एक प्रकार का एहसान होगा। आगे आया है गोपाल प्रसाद और जायजा, जायजा मतलब जन्म पत्री, तो जन्म पत्री तो मिल गई होगी, तो राम स्वरूप कहते हैं जी जन्म पत्री का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी का जन्म रख दी बस खूबे खूबे मिल जाएगी, मतलब जो जन्म कुंडली मिलाई जाती है उन्होंने वगैरह उनकी बातें की जा रही है, तो राम स्वरूप कह रहा है तो वो तो क्या मिलाना है, ठाकुर जी का जन्म ईश्वर के जन्म में रख दीजिए और अश्वेते ही मिल जाएगी। गोपाल प्रसाद, वे ठीक है आपने बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर में रुक कर, लेकिन हाँ ये तो मेरे कानों में भनक पड़ी कि ये तो गलत है ना। राम स्वरूप क्या, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, में ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी ही नहीं है, कौन भुगतेगा इनके नखरे, बस हद से मैट्रिक पास होना। क्यों शंकर, वो राम स्वरूप है उसको बता रहे हैं, कौन, गोपाल प्रसाद कह रहे हैं हमें तो कम पढ़ी लिखी, मतलब मैट्रिक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी मैम बन के तो उसके नखरे कौन झेलेगा, और अपने पुत्र से हम ही भरवा रहे हैं। शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है, पुत्र कह रहा है बेटा कि हाँ अच्छी बात है, नौकरी तो हमें करानी नहीं है, तो राम स्वरूप क्या कहता है, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब हमें आपके लिए ऐसी लड़की भी ढूंढेंगे जो नौकरी वगैरह नहीं करेगी। अभी आगे की हम चर्चा देखें हो रहे, तो अभी आपस में ही बातें कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने लड़की को नहीं देखा है, तो आगे गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, और क्या साहब देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब इनकी हुए भी ग्रेजुएट चाहिए, भला पूछे इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़की की पढ़ाई लिखाई, लड़की पढ़ाई इस एक बात है, अरे मर्द का काम तो पढ़ना होता है, काबिल होना होता है, मगर औरतों की वही करनी होती है, अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाली, पॉलिटिकल वगैरह अभ्यास करने वाली, अब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जो इनके यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं मतलब गोपाल प्रसाद, उनकी सोच बहुत ही तुच्छ है, मतलब निम्न है, वो कहते हैं कि पढ़ने का हक केवल लड़कों को ही होता है, और वही पढ़कर काबिल बने, लड़कियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब घर गृहस्थी चलाएं। जैसे उदाहरण देकर बताए, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मतलब दोनों में काफी अंतर बताया गया है, इस सोच में के अनुसार इनका अंतर बता रहे हैं। तो जो राम स्वरूप है वो उन्हीं के हाँ में मिला रहे हैं, तो कह रहे हैं जी हाँ मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, मतलब वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार या किसी स्थिति में मेरी जो लड़की है उम्मा उनका रिश्ता इसे व्यक्ति मतलब शंकर के साथ ही हो जाए, इसलिए हाँ में हाँ उनके मिलाए जा रहा है। वो शंकर भी हंसता है, मगर राम गोपाल जो आए हैं वो गंभीर हो जाते हैं, तो राम गोपाल हाँ हाँ वे भी सही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी भी है सिर्फ मर्दों के लिए ऊंची तालीम मतलब शिक्षा भी ऐसी चीजों में से एक ही है, मतलब कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो केवल आदमी ही प्राप्त कर सकता है, तो राम गोपाल प्रसाद के अनुसार वो कहते हैं कि सबसे ऊंची तालीम मतलब शिक्षा केवल पुरुषों के ही हक में या मर्दों के लिए ही बनी हुई है। तो राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए, शंकर धन्यवाद जी पी चुका, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से आप मतलब उनके हकदारी में लगे हुए हैं, चाय वगैरह का पूछ रहे हैं, तो वो दोनों कह रहे हैं हमने चाय पी ली है, तो राम स्वरूप आपने कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या बताइए, ये मक्खन, राम स्वरूप कह रहा आपने कुछ खाना खाया ही नहीं, टोस्ट वगैरह लिए नहीं, लेकिन मक्खन नहीं था, ये वही में उसको बात को काटते हैं। तो गोपाल प्रसाद क्या कहता है, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था, भरना नहीं था, फिर टोस्ट वोस्ट में मैं खाता ही नहीं, मतलब टोस्ट वगैरह में लेता ही नहीं। तो राम स्वरूप मेज को एकदम सरकाता है, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं क्या, और अंदर अपनी पत्नी को आवाज देता और बोलता है कि पान भिजवा देना, और उनको पूछ रहा है कि सिगरेट वगैरह चाहिए क्या, राम प्रसाद जी नहीं वो मना कर रहे हैं। पान की तस्त्री हाथों में लिए उम्मा आती है, साथ ही कपड़े गर्दन झुकी हुई, बाबू प्रसाद
आंखें गड़ाकर शंकर आंखें छिपाकर उनको ताके रहे। मतलब इतने में ही जो राम स्वरूप की बेटी है उमा, वो पान लेकर आती है और पिता और पुत्र उन दोनों को देखते हैं। राम स्वरूप यही है हमारी लड़की, लव बेटी पान मुझे दो। अपनी बेटी का परिचय कराते हुए कह रहे हैं यही है हमारी बेटी। उमा पान की तस्वीर अपने पिता को देखती है, उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम जिम वाला चश्मा दिखता है। बाप भी बेटे चौंके पड़ते हैं, मतलब उनको चश्मे वाली बहू नहीं चाहिए थी। गोपाल राम प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, मतलब दोनों पुकारते हैं चश्मा लगा हुआ है। आम स्वरूप जरा सबका मतलब घबरा जाता है जी। वे तो ये पिछले महीने में उनकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया। मतलब प्रत्येक बात कुछ छिपाना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि ये कुछ नहीं, अभी पिछले महीने उनकी आंख में दर्द हो रहा था, इसी कारण चश्मा लगाया गया है। तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं उमा से, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रही हो उसकी वजह से तो ये नहीं है। तो राम स्वरूप नहीं साहब, वे तो मैंने खर्च किया ना, मतलब कि ऐसी बात नहीं, मैंने आपको बताया नहीं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये काफी पढ़ी लिखी होशियार और अच्छी लड़की। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कमल स्वरूप बैठो बेटी, लोग उमा को बैठने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप यहाँ बैठ जाओ उमा, इस तख्त पर अपने बाजे के साथ है। राम स्वरूप उसको जो संगीतज्ञ वाद्य यंत्र लाए थे उनके पास बैठने के लिए कहते हैं और उनको बजा कर या उनको बताएं ताकि ये संगीत में भी निपुण है। अब आगे उमा किस प्रकार उनको संगीत वगैरह गाकर सुनाती है और अपनी सच्चाई किस प्रकार गोपाल प्रसाद को बताती है और शंकर की जो सच्चाई उनके सामने आई थी उसका भी जिक्र करती है, ये हम कल पढ़ेंगे और साथ में इसी पाठ का प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना ही।